यस सर। साइन थीटा ना बोलकर हम उसको साइन ओमेगा टी बोल देते हैं। और आप ये कहेंगे भाई थीटा क्यों नहीं लेकर चल रहे हो, नॉर्मली साइन थीटा ही बोलो ना, साइन ओमेगा टी क्यों ले लो, क्यों? क्योंकि जो करंट है वो टाइम का फंक्शन है यहाँ पर, तो वेरिएबल जो है वो टाइम होना चाहिए, वेरिएबल टाइम होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो साइन हम किसी का भी निकालते हैं, किसी का भी साइनोसॉइडल वेव का मतलब साइनोसॉइड की ही शॉर्ट फॉर्म होती है ये साइन, ठीक। कोसाइनोसॉइड की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है टैन। तो साइनोसॉइडल वेव है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी साइन, तो साइन तो किसी एंगल का ही निकलेगा ना। तो थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑलवेज a function of this time, और ये हम इसको बोलेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब क्योंकि ये हमने कहा ना ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट होता है, जो टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग मतलब ऑल्टर होता है टाइम के साथ बार बार। फिर हमने ये कहा कि जैसे ये तो करंट हो गया, अब करंट है तो करंट की तरह ही हम अगर ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ भी टाइम के साथ इसी तरह से चेंज होता है, ठीक। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे जैसे करंट की इक्वेशन ये हो गई, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया एसी। ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है E इज इक्वल टू उसको हम बोल देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जब हमारे पास ये चीज आ गई तो हम ये कहेंगे कि कभी भी किसी भी सर्किट में अगर ईएमएफ है और करंट है तो वहां पर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी होगा। अगर ईएमएफ है करंट है तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी होगा। और जब ईएमएफ है करंट है और रेसिस्टेंस है तो इसका मतलब ओम्स लॉ भी फॉलो फॉलो होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एज पर ओम्स लॉ E इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। E इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो E है ना, I में आप R को रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो तो E आएगा, यानी कि EMF। ऑब्वियस सी बात है कि EMF की जो वैल्यू आएगी वो करंट से ज्यादा आएगी। करंट में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, करंट में आप रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ईएमएफ आ रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू ऑब्वियसली करंट से ज्यादा आएगी। तो ईएमएफ हमेशा करंट से थोड़ा सा आगे होगा। तो जब हम कहेंगे कि ईएमएफ करंट से थोड़ा सा आगे होगा तो किस तरीके से आगे होगा, अगर मान लीजिए मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, तो करंट वो भी साइनोसॉइडल वेव की तरह चलता है, ईएमएफ वो भी साइनोसॉइडल वेव की तरह चलता है। हमने बोला कि जो ईएमएफ है वो करंट से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, क्योंकि करंट में आप रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ईएमएफ आ रहा है। तो हम ये कहेंगे ज्यादा होगा तो मतलब उसकी वेवफॉर्म ऐसी बन जाएगी, उसकी वेवफॉर्म ऐसी बन जाएगी, बनेगी उसकी भी साइन वेव। लेकिन क्या होगा कि इससे वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, करंट से वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा जो ये नीचे वाला वेवफॉर्म है दिस, ये जो नीचे वाला वेवफॉर्म है दिस वेवफॉर्म इज फॉर करंट, और ये जो ऊपर वाला वेवफॉर्म है दिस वेवफॉर्म इज फॉर ईएमएफ। बताइए जी, इतना समझ में आ गया हाँ जी सर। है ना, इतना क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद में ये मीन वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये तो आ गया होगा, ये तो सब कर लिया होगा, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इस पर आता हूँ, जो फेजर डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। फेजर डायग्राम आता है तो हम जितने भी सर्किट्स हैं वो आराम से बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग है काफी, समझ में आएगा आपको। हम ये कहेंगे कि जैसे मान लो कि ये जो ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। भाई मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, ओमेगा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह से इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, जैसे थीटा होता है तो थीटा की वैल्यू किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये एंगल है, ठीक। तो ऐसा होता है कि जब हमने बोला कि ई की वैल्यू, जो ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू करंट से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। जब मैंने बोला ईएमएफ की वैल्यू करंट से थोड़ी सी ज्यादा आएगी तो देयर कैन बी टू केसेस कि ईएमएफ किस किस चीज पर डिपेंड करता है।
हम ये कहते हैं कि ईएमएफ डिपेंड करता है एक तो ईएमएफ के मैग्नीट्यूड पर यानी कि ई नॉट पर। ये ई नॉट होती है ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ कि दूसरा ये टाइम पर डिपेंड करता है और ओमेगा पर डिपेंड करता है। ओमेगा टी यानी कि ये एंगल पर डिपेंड करता है। तो हम ये कहेंगे कि या तो ये ई नॉट ज्यादा होगा आई नॉट के कंपैरिजन में, या तो ई नॉट आई नॉट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और या फिर ये जो ओमेगा टी एंगल है इसका ओमेगा टी और इसका ओमेगा टी, या फिर क्या होगा कि इस वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज होगा, मतलब इस एंगल में कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है हमारा जो ईएमएफ है, एक तो ई नॉट पर डिपेंड कर रहा है और एक इस ओमेगा टी। ओमेगा टी को समझिए एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एंगल। तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पर और एंगल पर। ये जो एंगल होता है इस एंगल को ही हम फेस भी बोल सकते हैं, PHASE फेस, इसको फेस बोल देते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम अगर मान लो हम ये कहें कि ई नॉट की जो वैल्यू है वो आई नॉट से ज्यादा होगी, ई नॉट की वैल्यू मतलब ई की वैल्यू आई से ज्यादा होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद अगर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ई इज इक्वल टू ये हो सकता है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, where phi is called phase angle, phi is called phase angle। ये क्या है, ये चीज ऐसे है कि देखो जब मैं बात कर रहा हूँ ना साइन ओमेगा टी की, तो हम ये कहेंगे लगातार कि इसका जो फेजर डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो फेजर डायग्राम में हम ये लेकर चलते हैं। फेजर डायग्राम एक तरह से डायग्राम हो गया जैसे कि हम एक वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट को या फिर ईएमएफ को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने ये कहा, सिंपली मैंने ये बोला कि हमारा जो करंट है आई, हमारा जो करंट है आई वो यहाँ पर एक्स एक्सेस के साथ में, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स डैश और इसी तरह से ये वाई डैश। हमारा जो करंट है वो एक्स एक्सेस के साथ में एंगल बनाता है ओमेगा टी। जो करंट है वो एक्स एक्सेस के साथ में मान लीजिए एंगल बनाता है ओमेगा टी। तो अब इसको हम बोलेंगे, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो मैंने ये लाइन बनाई है ये तो हो जाएगा मेरा आई, करंट आई। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये हो जाएगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड आई नॉट। तो हम कहेंगे कि अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में ऐसे ब्रेक करूं तो ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा मेरे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी। इतना बताओ समझ में आता है कि नहीं? भाई ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। इतना समझ गए? तो आकृति मेरी आवाज आ रही है? सर आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है ओके। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास है इधर ईएमएफ, ईएमएफ को हम बोलेंगे ई नॉट, ये तो ई नॉट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर है तो इसको ई बोल दिया। ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ओमेगा टी से थोड़ा सा ज्यादा एक एंगल बन रहा है ओमेगा टी प्लस फाई बोल देंगे इस एंगल को। तो प्लस फाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने ये कहा कि ईएमएफ के बीच में और आई के बीच में एक फेज डिफरेंस है, एक फेज डिफरेंस है। उस फेज डिफरेंस क्या है उसको हम बोल देते हैं फाई। ठीक है, तो कभी भी आप ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा ई और आई यानी कि ईएमएफ और करंट ये दोनों के दोनों अगर बिल्कुल सेम फेज में है, अगर दोनों के दोनों बिल्कुल सेम फेज में है तो मैं ये कहूंगा कि मेरा आई नॉट और ई नॉट दोनों अलॉन्ग द सेम लाइन होंगे। अगर दोनों में एंगल में थोड़ा बहुत अंतर है तो मैं ये देखूंगा कि हो सकता है ई नॉट थोड़ा आगे हो सकता है ई नॉट थोड़ा पीछे हो।
ठीक है, ये डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशंस में कि हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इंडक्टेंस ले रहे हैं या कैपेसिटेंस ले रहे हैं। ठीक, तो अब मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो गया 5। अच्छा, तो अब किस तरीके से मैं अलग अलग केसेस लेकर चल सकता हूँ और ये फेजर डायग्राम बनाकर मैं ये बता सकता हूँ कि अगर सिर्फ रेजिस्टेंस हो किसी सर्किट में तो वो कैसे बिहेव करेगा, अगर किसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस हो तो वो कैसे बिहेव करेगा, किसी में सिर्फ कैपेसिटेंस हो तो वो कैसे बिहेव करेगा। तीन तो अलग अलग केस ये होंगे। फिर अलग अलग केसेस होंगे कॉम्बिनेशन के, कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कंबाइन कर दिया, दूसरे केस में आपने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कंबाइन कर दिया, और तीसरे केस में आपने तीनों आर एल सी तीनों को कंबाइन कर दिया। तो कैसे डायग्राम बनेंगे देखिएगा। सबसे पहले आर एल सी सर्किट पढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, केवल एक रेजिस्टेंस है, तो उस सर्किट का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, ये बात करते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर किसी सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो उस सर्किट को हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोल देते हैं। मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में फेजर डायग्राम बताया नहीं है, ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। कुछ हम अभी अलग अलग केसेस देखेंगे, समझ में आएगा। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि फेजर डायग्राम मैं क्वाड्रेंट्स पर प्लॉट करता हूँ। ठीक, और फेजर डायग्राम जो होता है उसमें हमें ये देखना है कि करंट के और ईएमएफ के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गैप होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गैप नहीं होता। तो वो सारे केसेस अब समझ में आएंगे। नहीं आए कोई भी चीज पर प्लीज बताना। बस सर्किट containing only resistance। हम एक ऐसे सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये हो गया रेजिस्टेंस, और इस तरीके का सिंबल बनाते हैं हम इसके लिए। देखिए, एक तो डीसी वोल्टेज सोर्स था जो हम अब तक पढ़ते आए थे इलेक्ट्रिसिटी में, तो डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए तो बेटा ऐसा सिंबल बनाते हैं, ये प्लस माइनस ई लिख दीजिए या वी लिख दीजिए, जो भी चीज आपको गिवन है। यहाँ पर जब एसी वोल्टेज सोर्स होता है तो एसी वोल्टेज सोर्स के लिए हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने एक छोटी सी साइन वेव बनाकर दिखा दी, उस साइन वेव से ही देखने वाला समझ जाएगा कि एसी वोल्टेज सोर्स है। यहाँ एसी वोल्टेज सोर्स है तो उसका ईएमएफ कितना है, ई। ये रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ ई हो गया। तो ई हमारा क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा हर एक सर्किट में सबसे पहले मैं सिर्फ रेजिस्टेंस वाला सर्किट देख रहा हूं, यानी कि आर सर्किट, फिर देखेंगे एल सर्किट, फिर देखेंगे सी सर्किट, और फिर इनका कॉम्बिनेशन आरएलसी सर्किट। तो जब मैं आर सर्किट की बात करता हूं यानी कि सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस है, तो चाहे आर की बात करें, चाहे एल की बात करें, चाहे सी की बात करें, मैं वोल्टेज सोर्स बिल्कुल सेम लेकर चलूंगा। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स फिक्स हो गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जिस तरह से हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे यहाँ पर भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे हम टर्मिनल बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो हमारा करंट इस तरह से फ्लो करेगा। बेटा देखिए, ये आई है, ये ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो अप्लाई केवीएल इन द नेटवर्क, इस नेटवर्क में जब मैं केवीएल लगाऊंगा तो ये क्या है, ई है, और हम इस तरह से चल रहे हैं तो माइनस ई प्लस आई आर इज इक्वल टू 0, यानी कि E इज इक्वल टू आई आर, E इज इक्वल टू आई आर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या है कि हमें जब ये नेटवर्क स्टडी करना है ना, तो स्टडी करने के लिए दो ही काम करने हैं बस। E तो मैंने दे रखा है, अब मुझे I निकालना है, बस ये करना है। और जब E और I दोनों आ जाएगा तो फिर मैं फेजर डायग्राम बना सकता हूँ। कैसे बनेगा वो देख लीजिए। E इज इक्वल टू आई आर, इसको पलट कर लिख लो, आई आर इज इक्वल टू ई, और ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आर को इधर ले जाइए
तो I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ये मिटा रहा हूं यहां से। फिर ये जो ई नॉट अपॉन आर है, इस ई नॉट अपॉन आर को हम बोल देंगे आई नॉट। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये। ठीक है, यहां से हमें ये पता चल गया कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। तो अब आप ये देखिए, both E as well as I, both E as well as I depends upon sin omega t। यहाँ पर भी सिर्फ sin omega t है, यहाँ पर भी सिर्फ sin omega t है। It means that in purely resistive circuit, current and voltage are in phase with each other, ये एक दूसरे के साथ सेम फेज में होंगे, मतलब दोनों में किसी भी तरीके का कोई एंगुलर डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिएगा कि अब जो चेंज है दोनों में वो डिपेंड किस पर करता है, वो ई नॉट और ई नॉट अपॉन आर पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ई नॉट को आप आर से डिवाइड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाली टर्म ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटी ही आएगी, यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड कम है। ठीक, इससे ईएमएफ के मैग्नीट्यूड से। बाकी ये जो एंगल है ओमेगा टी, जैसा यहाँ पर है ओमेगा टी, एग्जैक्टली ऐसा यहाँ पर है ओमेगा टी। बताइए, दे आर इन फेज विद ईच अदर, ये तो समझ में आ गया, दे आर इन फेज विद ईच अदर। तो जब सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो करंट और ईएमएफ आर इन फेज विद ईच अदर। अब इसका फेजर डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिएगा। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, फेजर डायग्राम सबसे पहले मुझे जो चीज दे रखी होती है मैं वो ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये दे रखा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम क्या करेंगे, ये हो गया बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करूंगा। तो ये मेरे पास, मान लीजिए ऐसा बना दिया हमने, तो ये हो गया E। ठीक है, और ये E जो है ये क्या एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। तो हम एंगल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास E। अच्छा, और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ यहां तक, ये हो गया E। और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, ये E नॉट। तो यहां पर मैं इसको दिखा दूंगा E नॉट। ठीक है, बिकॉज करंट and EMF are in phase with each other, therefore करंट भी इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये I है, और ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको मैंने बोल दिया I नॉट। तो करंट एज वेल एज EMF दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि दे आर इन फेज विद ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में फेज में हैं। ठीक, ये हो गया फेजर डायग्राम। और यहां से आप एक चीज समझ गए होंगे कि ये ओमेगा टी है, तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूं तो वो तो यहाँ आएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ आएगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा ईएमएफ हो गया। इसी तरह से करंट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी ये करंट हो गया। बताइए, इतना क्लियर? यस सर।
ठीक, ये तो हो गया फेजर डायग्राम। और जब फेजर डायग्राम है तो अब मैं इसका ग्राफ भी एक बार बनाकर दिखाता हूँ। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ बनता है हमेशा एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं ओमेगा टी को, टी नहीं लेते हैं, ओमेगा टी लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ओमेगा टी ही हमारा एंगल है। अच्छा, और ये तो चलिए करंट हो गया, ठीक है। तो इसको जो हम बोल देंगे, ये तो हो गया आई, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू होगी आई नॉट। अब ये हो गया ईएमएफ, दे आर इन फेज विद ईच अदर, ये इस तरह से ये हो गया ई ईएमएफ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई ई नॉट। दे आर इन फेज विद ईच अदर। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीरो है, ये वाली वैल्यू पाई है, और ये वाली वैल्यू है 2 पाई। तो ये जो बीच की वैल्यू आती है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ये होती है पाई बाई 2, और ये होती है 3 पाई बाई 2। बताइए जी, कितना क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद में मैं देखता हूँ कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस ही है, उसकी बात करते हैं। ये मिटा रहा हूँ। द सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टेंस ही होता है, बस उसकी बात करेंगे। तो इंडक्टर इंडक्टर की शेप ऐसी होती है सोलनॉइड की जैसी। अच्छा, तो फिर से हम वही कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ईएमएफ है दैट इज फिक्स, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा इंडक्टेंस है। तो इसमें ये बोलेंगे कि इंडक्टेंस, एक चीज हमको नोट करनी है, ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। इंडक्टेंस always produces a back EMF of L di by dt, L di by dt, कि उसमें जितना भी करंट जा रहा है ना, जो ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट को का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल दैट मल्टीप्लाइड बाय एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एल डी आई बाई डी टी होता है कि इस इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। हम ये कहते हैं कि कभी भी हम इसको किसी एसी वोल्टेज सोर्स से अगर कनेक्ट करते हैं ना इंडक्टेंस को, तो ये इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टेंस भी एक बैक ईएमएफ, वो भी अपनी एक ईएमएफ प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक। तो उसकी क्या वैल्यू होती है, एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर अगर मैं केवीएल लगा दूं, अप्लाई केवीएल इन दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क में अगर हम केवीएल लगाएं तो क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस तरह से करंट चलेगा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ। तो आई, ये आई, आई जब यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्टेंस में जा रहा है तो इंडक्टेंस एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा विच इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो हम यहाँ से करना शुरू करते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा केवीएल माइनस ई प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। बेटा केवीएल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जब भी मैं केवीएल लगाता हूँ तो मैं किस तरह से लेकर चलता हूँ, मैं ऐसे सोच कर चलता हूँ कि पहले नेगेटिव टर्मिनल लाई कर रहा है यहाँ पर,
और मैं यहाँ माइनस ई लेकर चलता हूँ हमेशा, माइनस ई, और फिर रास्ते में जो भी आता जाएगा, जो अगर करंट की डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर कोई करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ये तो समझ में आ गया ना, माइनस ई प्लस एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी ये समझिए एक तरह से कि जैसे हमें केवीएल लगाना है ना, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टेंस में। इंडक्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो ये होती है एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस में क्या होता है, सिंपली आई इंटू आर कर देते हैं, ऐसे ही इसमें एल डी आई बाई डी टी करते हैं। अब देखिएगा, जैसा मैंने प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के केस में करा था, मुझे वैसा ही कुछ यहाँ पर भी करना है कि जो हमें वैल्यू दे रखी है ना, वो किसकी दे रखी है, ईएमएफ की, मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से हम कहेंगे एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया। यहां से आप डी आई की वैल्यू निकालिए, डी आई इज इक्वल टू, ये एल नीचे चला जाएगा, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और फिर जो मैं करंट निकाल रहा हूँ वो करंट में पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालूंगा। तो एक कंप्लीट साइकिल होती है बेटा, यहाँ से शुरू होती है जीरो से, और जीरो से शुरू होकर ये जाती है कहाँ तक, ये 2 पाई तक जाती है। ठीक, फिर उसके बाद इसी तरीके की साइकिल फिर अपने आप को रिपीट करती है। तो बार बार जीरो से 2 पाई की साइकिल रिपीट होती रहती है। तो मैं सिर्फ एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ करंट। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि I is equal to इंटीग्रेशन डी आई। ठीक है, तो I is equal to इंटीग्रेशन ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ई नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, तो ई नॉट अपॉन एल बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को फर्दर करेंगे तो अपॉन में ओमेगा आ गया, अपॉन में ओमेगा आ गया। तो अब इसको बिल्कुल अलग हटा दो इसके साथ, और प्लस का सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी, कॉस ओमेगा टी प्लस सी। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूँ, एक कंप्लीट साइकिल की बात अगर हम कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट साइकिल में होता क्या है कि जो साइन होता है वो साइन भी हमारा जीरो से स्टार्ट होकर और वापस जीरो पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में किसी भी तरीके का साइन में साइनोसॉइडल जो वेव होती है उसमें ना तो कुछ गेन होता और ना ही कुछ लॉस होता। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, साइन जहां से शुरू होता है वहीं आकर खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जब मैं कॉस की बात कर रहा हूँ तो कॉस भी जहां पर शुरू होगा वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक पूरी कंप्लीट साइकिल में कॉस वापस अपनी इनिशियल वैल्यू पर आ जाता है। तो जब साइन की बात करी तो जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा, फिर जीरो पर आया, फिर मिनिमम वैल्यू पर पहुंचा, फिर वापस जीरो पर आ गया। मतलब ये वैल्यू कितनी है, हम वैल्यू क्या लेंगे किसी भी वेव की, कि ऊपर है या नीचे है, वो ऊपर और नीचे है नहीं, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, तो यानी कि उसकी वैल्यू जीरो है। तो साइन की भी वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में जीरो होती है, कॉस की भी वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में जीरो होती है, मतलब वो वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाता है। तो कोई फाइनली डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो हम ये कहेंगे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल c is equal to जीरो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो। एग्जाम में आपको पूरी कहानी ये नहीं समझानी है कि वो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो गया इसलिए जीरो लिया,
बस एक लाइन लिख देनी है फॉर अ कंप्लीट साइकिल c इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप ये देखेंगे i कितना आ गया माइनस, अब ये ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को आप आई नॉट बोल दीजिए, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, सी तो 0 हो गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई मुझे तो यहाँ पर एक तो माइनस साइन नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, और फिर ये कॉस का फंक्शन बन गया। हम तो ये जानते हैं जो करंट होता है, करंट जो है वो साइनोसॉइडल वेव होती है, तो ये तो कोसाइनोसॉइडल वेव हो गई, तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब यहाँ साइन 90 माइनस ओमेगा टी अगर मैं कर दूं तो वो कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। तो आप करिएगा, मैं ये मिटा रहा हूँ, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को हमने आई नॉट बोल दिया, ये हो गया आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। ये कॉस ओमेगा टी कैसे आया होगा, साइन 90 माइनस थीटा करके, साइन 90 माइनस ओमेगा टी करा होगा तो वो कॉस ओमेगा टी बन गया होगा। लेकिन हम ये माइनस साइन परेशान कर रहा है, इस माइनस का इलाज कर रहे हैं, कैसे करें, यहाँ अंदर माइनस कॉमन ले लो, माइनस आई नॉट ऐसे ही है, यहाँ अंदर माइनस ले लीजिए कॉमन, माइनस निकाल दिया तो अंदर बचेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इस माइनस को बाहर निकालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। हमने ईएमएफ हम लेकर चले थे और ईएमएफ की हेल्प से हमने करंट निकाल दिया। तो जैसे हमने पहले देखा था रेसिस्टिव सर्किट में, ई को हम लेकर चले थे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमारा आई आ गया था आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों में एंगुलर में एंगल में कोई डिफरेंस नहीं था, फेज में कोई डिफरेंस नहीं था। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि फेज में एक डिफरेंस है, कितना, कि करंट जो है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया, यानी कि ओमेगा टी से पाई बाई 2 कम। तो इसमें हम लिखेंगे कि हियर करंट lags behind the voltage by pi by 2, करंट lags behind the voltage by pi by 2। ये करंट पाई बाई 2 फेज पीछे रह जाता है, किसके किससे पीछे रह जाता है, वोल्टेज से। बताइए जी, इतना समझ में आ गया। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा आकृति तुम्हारे यहाँ कोई छोटा बच्चा है क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरी सिस्टर ट्यूशन लेती है ना, तो अच्छा अच्छा, वो जब तुम बोल रही हो तो आवाज आ रही है ना पीछे से, इसलिए मैंने पूछा। हाँ सर, अभी वो आया ना। अच्छा अच्छा, चलिए जी। अब हमारे पास ये हो गया, अब मैं ना इसका फेज डायग्राम बनाऊंगा। तो फेज डायग्राम देखिएगा, फेज डायग्राम क्या होगा इसका, करंट जो है वो पाई बाई 2 फेज, पाई बाई 2 फेज पीछे रह जाता है। इसका मतलब देखिएगा, इसमें ऐसा होता है कि करंट लैग्स बिहाइंड, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे हम, एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई, और ये वाई डैश। ठीक है, तो करंट पीछे रह जाता है, किससे पीछे रह जाता है, ईएमएफ से। तो सबसे पहले हमें क्या काम होता है, हम कोई भी सर्किट बनाए सबसे पहले मैं बनाऊंगा ई, है ना। तो ई हमने बना लिया ईएमएफ ऐसे, ये हो गया ई, और ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगा कितना, ओमेगा टी। ठीक, और करंट इससे पाई बाई 2 एंगल पीछे रह जाता है ई से, तो इसका मतलब ई से पाई बाई 2 पीछे, तो पाई बाई 2 पीछे मतलब पीछे बनाइए, इससे पाई बाई 2 कम, यानी कि ऐसे करो, ये हो गया आई,
और ये वाला जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल, ये कितना हो गया, ये हो गया π/2। यहां से लेकर यहां तक वाला कंप्लीट एंगल π/2 हो गया, क्योंकि I lags behind the voltage, I lags behind the current। मैं इस एंगल को, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं अलग बनाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर π/2। करंट जो है वो उससे π/2 पीछे रह जाता है ईएमएफ से, ठीक है। तो आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि ये वाली वैल्यू क्या है, बिकॉज यहाँ पर मैं बात करूंगा बड़ा एंगल क्या है, बड़ा एंगल तो π/2 है, और छोटा एंगल क्या है, ओमेगा टी। आपको दिखाई दे रहा है छोटा एंगल ओमेगा टी है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो कि ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल π/2 है, ये एंगल कितना हो कि टोटल एंगल π/2 आ जाए। ये एंगल होगा हमारा π/2 माइनस ओमेगा टी। भाई दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करंट लैग बिहाइंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर इसके बाद है आपका कि सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर, ठीक। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा 22 तारीख को एग्जाम है, तो ये दोनों अगर समझ में आ गए हैं तो बाकी के जो सर्किट्स हैं वो कल बता दूं क्या सुबह? हाँ जी सर। अगर कंफर्टेबल हो तो सुबह हाँ, में 8 बजे के करीब या 9 बजे बता दूं, 9-10 के करीब, 10 तक तो तो ठीक है। 9 बजे रख लो, क्योंकि 8:30 बजे मेरी केमिस्ट्री खत्म होगी। 8:30 केमिस्ट्री खत्म होगी, तो मैं 9 बजे रखूंगा, या हो सकता है 9 भी ना रखूं तो 10 बजे रख लूंगा पक्का, ठीक है सर। ठीक है ना। तो मैं आगे के लिए करवा दूंगा। समझ में ये दोनों चीजें तो आ गई, रेजिस्टेंस वाला और इंडक्टेंस वाला, हाँ जी सर, ये तो ठीक है ना। तो इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए तीन तरीके के सर्किट, चार तरीके के सर्किट हो रहे हैं, एक कैपेसिटेंस, एक एलआर सर्किट, एक एलसी सर्किट और एक आरएलसी सर्किट। बहुत आराम से आ जाएगा समझ में, सारा मैथमेटिकल और ग्राफिकल ही है। ठीक है सर। चलिए, तो सुबह मैं 9 बजे या 10 बजे खुद कॉल करके बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके।